news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। पोखर में डूबने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। तीन बच्चों के बाप ने नाबालिग युवती से की दरिंदगी, भतीजे के सामने बुआ को गोद में उठाया फिर कर दिया कांड, आरोपी गिरफ्तार। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित ज्योति सिन्हा बनी पर्पल एम्बेसडर। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगी, मिथिला पेंटिंग से बनाई पहचान। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरा पोखर में सोमवार की देर रात पोखर में डूबने से एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान ब्रह्मपुरा निवासी 17 वर्षीय राजा कुमार के रूप में हुई है, जो 10वीं कक्षा का छात्र था। साथ ही सूतापट्टी के शीतला गली में कपड़े की दुकान में काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजा अपने कुछ दोस्तों के साथ सोमवार की रात करीब 11 बजे ब्रह्मपुरा पोखर किनारे जाकर रील्स वीडियो बना रहा था। इसी दौरान वह पानी में चला गया और संतुलन बिगड़ने से डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया और शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने राजा के शव को पोखर से बाहर निकाला। राजा की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि यह एक दुखद हादसा है। प्रथम दृष्टया यह डूबने से मौत हुई। मौत का कारण भी यही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। लेखा मैसेज दिया है तब बोला है कहाँ जाइए, हमको तबीयत खराब है। वो 8 बजे करीब मैया रानी की पूजा हो रहा था, 8 बजे के करीब में ये मैसेज अभी सारा मोबाइल में है सर। साल भर से करीब में ज्यादा इसको, हाँ, साल भर करीब में बहुत वो लड़की। क्या कुछ कहता था अभी आपको? क्या हम बुला रहे समझा रहे थे तो वो लड़की पीछा पड़ रही थी। वो लड़की बहुत ज्यादा है गलती सर। हमको लड़का चल जाता था दुकान, मैसेज देता था, हाँ, हर चीज लड़की के वो पूरा। लड़की क्या करते थे? लड़की है वो अपना पढ़ती थी, अपना वो नानी खाने रहती थी। हाँ, उसका बाप मतारी है, बाप डिप्टी चल जाता है, मतारी यहाँ चल जाती है, बस आ जाता है घर से लेके यहाँ रहती थी। दिन रात 8 बजे रात यहाँ से जाती। कोई नहीं आया है सर अभी। लड़का को हमको धकला ही है, ये लड़का के जान लिया है सर, सबके अंदर ले चलिए। घर में सोए हुए थे। इसका पहले से बहुत दिन से तबीयत खराब चल रहा है, जो है ना लगभग 10-20 साल से यह घर में पड़ल रहती है। हमारा भी तबीयत खराब हो गया, हम भी जाके घर में जाके सो गए। हम जो है ना सोए हुए थे, यहाँ से एक आदमी 2 आदमी दौड़े गया घर है। हम सोए हुए थे, हमारी बच्ची था खाना बना रही थी, उसको जाके कहता है कि तुम्हारा भाई मत डूब गया पोखरी में। अब कैसे डूबा, किस परिस्थिति से डूबा वो हमको जानकारी नहीं। हम आए डायरेक्ट पोखरी में, हम कूद गए, कूदे खोजे, इतना ना पानी अथाह है, 2 मनुष्य से ऊपर पानी है। साला पानी में हमको कोई था नहीं लगा है ना। उसके बाद में हम फिर निकले। दम जो है ना 60 साल उम्र मेरा हो गया, हमको दम जितना सहेगा उतना ही ना हम बर्दाश्त करके अति करेंगे। उसके बाद में फिर हम जो है ना कूदना चाहे, हमको जाने नहीं दिया कोई, है ना। यही मेरा अकेले था कि क्या था वो हम नहीं बता पाएंगे, कोई जानकारी नहीं। लेकिन वो जो है ना शीतला गली में कपड़ा के दुकान में काम करता था।
कब लौटता था वो काम कर? वो 10 बजे रात में करता था, लौटता था, लेकिन वो छुट्टी में था 4 दिन से, जो है ना बाबा धाम गया हुआ था। वो बाबा धाम से आज अवे किया है 10 से 11 बजे घर पर, है ना। बोला नहीं कि कहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं। वो मीट ला के घर में शायद दिया है बनाने के लिए, है ना, दे उके। उसको बाद में जो है ना, अब किधर निकला, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमको पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है वो अकेले आया यहाँ पर, या कोई घटना है या कोई किसी से विवाद? नहीं, हम ये नहीं बता, हमको कोई विवाद हमको नहीं लग रहा है। हमको देखिए, हम ऐसा आदमी है कि जो है ना खड़ा होकर जो आदमी मदद मांगता था, वो आदमी को मदद हम करने वाले आदमी हैं। यह बगल में जो है ना 4-3 को जो है ना आग लगा था सुदामा प्रसाद वाला में, उसी के जस्ट बगल में मेरा भी घर है, उसमें भी मेरा आग पकड़ लिया था। उसको 8 आदमी को हमने बचाया था, जबकि उससे कैसा कैसी मेरा जमीनी विवाद चल रहा है। उसको हमने बचा दिया, 8 आदमी को, परिवार को हमने निकाल दिया। हमारा बेटा तीनों मिलके हम निकाले कन्नापुर लौट करके। अब बताइए कि हमको किसी से विवाद है? जब विवाद वाला जगह पर हम जो है ना आदमी को इंसानियत समझ के हम उसको निकाल सकते हैं, तो हमको दूसरा से किसी से विवाद नहीं। क्या नाम था इसका? मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों के बाप ने एक नाबालिग युवती से दरिंदगी की है। भतीजे के सामने यह वारदात को अंजाम दिया है। घटना से इलाके में सनसनी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। घटना कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर युवती अपने परिवार के साथ जलावन लाने के लिए पावर हाउस के समीप गई थी। घना जंगल के पास आरोपी मौजूद था। अकेला देख मौके का फ़ायदा उठाया और युवती का मुंह दबा दिया। जंगल में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। उस दौरान युवती के भतीजे को नज़र पड़ गई। घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन पहुंचे। बेलग्न अवस्था में देख उनके होश उड़ गए, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मेडिकल जांच के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। यही है कि हमारा पत्नी और बेटी गया झरना चुनने गई। साथ में हमारा एक छोटा सा पोता भी था। तो हमारी पत्नी 1 बोझा झरना लेके घर चली आई। उसके बाद ये आरोपी आया कमलेश पासवान, और वो हमारा बेटी को गोदी में उठा कर गुड़हन की तरफ चला गया। उसके बाद हमारा पोता दौड़ते आया कि दादी गए दीदी के गुड़हन में उठा कर ले गोदी में। बस वहीं पर हमारी पत्नी गई, वहाँ देखी तो अधनंगन व्यवस्था में थी पूरा बच्ची और छोकरा भाग गया था। अच्छा, फिर कैसे पकड़ाया वो? उसको घर में जाकर पकड़वाए पुलिस से। बच्चे के साथ गलत किया? शक तो है। मेडिकल कराने वगैरह आप लोग? हम मेडिकल करवाएंगे। कौन आदमी है जो ये सब गलत किया? कमलेश पासवान। क्या करता है? वही बाहर में भी रहता है, अब यहाँ भी है। यहाँ थी अपना बोरा तोड़ा में काम करता था, पी के पूरा मस्त था। कुमार है या शादीशुदा? वो शादीशुदा है, उसका बच्चा है, 2-3 गो है। कितना उम्र होगा लगभग? उसका उम्र होगा 30-35 बरस। आपके बच्चे का कितना उम्र है? 15 साल। 15 साल। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं। हाँ, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में ले जाया जा रहा है। जी, लड़की क्या बताई है? लड़की बताइए जो अभी बयान नहीं ओपन हुआ है। लड़की बताई गलत किया गया आपके साथ में। हाँ, आगे इसमें क्या कुछ हो रहा है कार्रवाई? आगे अब कोर्ट से आदेश मिलेगा, उसके बाद लड़की का मेडिकल होगा, उसके बाद आगे का कार्रवाई जो जैसा मैम आदेश देंगे वैसा होगा। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, वो जेल जा रहा है। मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा ने साबित कर दिया है कि शारीरिक चुनौतियां सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित होने के बावजूद ज्योति ने न केवल अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की, बल्कि मधुबनी पेंटिंग में राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग ने ज्योति को पर्पल एम्बेसडर 2025 के रूप में चुना है। अक्टूबर माह में गोवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह कार्यक्रम 9 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत से चुने गए 21 पर्पल एम्बेसडर में कटरा के चंगेल गांव की ज्योति का नाम भी शामिल है।
ज्योति 2002 में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का शिकार हुई। 2005 में उनके 2 जुड़वा भाइयों को भी यह बीमारी हो गई। उस समय वह शारीरिक तकलीफों और उदासी से जूझ रही थी। 2014 में ज्योति ने मिथिला पेंटिंग से जुड़कर अपना नया सफर शुरू किया। शुरुआती दौर में कई परेशानियों का सामना करने के बाद कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से उन्होंने पेंटिंग में महारत हासिल की। बहुत खुशी है, घर परिवार में भी सब बहुत खुश हैं कि गोवा जाने का मौका मिला। ये मतलब मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पल है, बहुत खुशी का पल है कि हम इतने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस इतने बड़े कार्यक्रम का मतलब जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है और उसका मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ। तो मिथिला पेंटिंग से आपने कई बार सम्मान पा चुकी है, कहाँ सम्मान आपको मिल चुका है? बिहार से लेके मतलब राज्य के हर अधिकतर राज्य में मतलब मुझे सम्मानित हो चुकी हूँ मैं। और सबसे बड़ा सम्मान अभी का है कि मैं मतलब गोवा जा रही हूँ पर्पल एम्बेसडर बन के, तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। कब आप बीमारी का शिकार हो गए थे? 2002 में जी। कब से इस मिथिला पेंटिंग में लगे हुए? 2014 से मेरा मतलब कंटिन्यू चल रहा है। जब से मेरे स्वर्गीय गुरुजी मेरे जीवन में आए तब से ये लगातार अभी तक बना है। मिथिला पेंटिंग बच्चों को भी शिक्षा कुछ दे रहे हैं? हाँ, घर पे मैं निःशुल्क बच्चों को सिखाती हूँ। कितने बच्चे भाग लेते हैं? 25-30 बच्चे हमेशा रहते ही हैं जी जी। कौन सी बीमारी का शिकार हो गए जो इसके बावजूद आप हिम्मत नहीं आ रहे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेरी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे वो मांसपेशीय रोग है जो धीरे धीरे इंसान का मांस मतलब मांस में कमजोरी होने लगती है। तो वो फिर चलना फिरना उठना बैठना धीरे धीरे कम हो जाता है लोगों का। इसके प्रति लोगों को मुझे जागरूक करना है कि हाँ, कैसे आप अपने आप को सही रख सकते हैं इस बीमारी में भी, क्योंकि इसका अभी तो कोई इलाज है नहीं। तो इसके लिए जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मैं समझ नहीं पाई, हम लोग बाद में हम लोगों को पता चला कि हमारे साथ ही बीमारी है। लोगों को जागरूक करने के लिए गोवा सरकार ने आपको बुला दिया? जी जी बिल्कुल, कि ये समावेशीकरण का है कि आप एक समाज में कैसे अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं। जो मतलब स्वस्थ लोग हैं और जो डिसेबल हैं, तो वो एक साथ कैसे मतलब अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ इस मुहिम का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा में आशा देवी 2002 में शिवहर जिले के रहने वाले कमलेंद्र सिंह व मधुरेंद्र सिंह को किराए के रूप में अपना घर दिया था। कुछ दिन तक आशा देवी को किराया मिला। उसके बाद से कमलेंद्र सिंह व मधुरेंद्र सिंह ने किराया देना बंद कर दिया। उसकी नज़र ज़मीन व मकान पर गई। जबरन मकान पर कब्जा जमा कर रहने लगा। घर खाली करने को कहा जाता तो दोनों ने हथियार व दबंगई का भय दिखाकर किराया नहीं दिया। किराया मांगने पर धमकी दिया करता था। अंत में आशा देवी ने दोनों के खिलाफ 2004 में सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज किया, जिसके बाद 17 सालों तक कोर्ट में केस चला। अंत में आशा देवी को कोर्ट से आदेश पारित कर न्याय दिया गया और जल्द से जल्द दखल कब्जा दिलाने के लिए आदेश दिया गया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में कोर्ट ने आशा देवी को उनकी घर को डुगडुगी बजाकर मजिस्ट्रेट व पुलिस की निगरानी में दखल दिलाई गई। ये इजराय वाद संख्या 1/2015 माननीय न्यायालय में आशा देवी को दखल कब्जा दिलाने के लिए एक प्रतिनियुक्ति की गई थी मेरी। तो उसी के आलोक में हम यहाँ पर आज 11 बजे के करीब पुलिस बल के साथ उपस्थित हुए और यहाँ आने के पश्चात ज़मीन की मापी वगैरह कराई गई अमीन के द्वारा और उनको दखल कब्जा। क्या मामला था कि कितने दिन से विवाद चल रहा था जिसके आज? ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतना पता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे प्रतिनियुक्त किया गया था और दखल कब्जा दिलाना था। तो मैं उपस्थित होकर पुलिस बल के साथ उपस्थित हुआ और यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही अनीता शर्मा ने मांग की कि 2005 से आशा बिहार सरकार के लिए काम कर रही है, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को अधिक मानदेय दिया जाता है। बिहार सरकार हमारा शोषण कर रही है। महिलाओं की दशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वह महिलाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। हम लोग देर रात जान जोखिम में डालकर महिलाओं का प्रसव करवाते हैं और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। बावजूद इसके काम के मामले में सरकार हमारा शोषण कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को हम लोग विरोध करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। के माध्यम से हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं कि आगामी चुनाव है और जो हम लोग के साथ है जो बिहार सरकार कर रहे हैं और हम लोग 2005 से आशा करता काम कर रहे हैं और ये अन्य राज्य में आशा को मानदेय मिल रहा है। हमारे बिहार सरकार चावलूसी पर चावलूसी चला रहे हैं, लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। वो न्याय संगति के खिलाफ हैं, वो महिला सशक्तिकरण पर हमला है, हल्ला है कि ये जो 2005 में आशा कार्यकर्ता 2005 से अभी तक काम कर रही है, जो मानदेय नहीं हुआ है, पारिक तोसी कई एक आंदोलन किए, कई एक लड़ाई लड़ने के बाद ये बताइए कोई महिला घर में सोता है? हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में तो महिला है ही नहीं, तो मेरा दुख जानेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी के पास महिला है ही नहीं, वो दुख क्या जानेंगे? जानेंगे तो हम जो 12 बजे रात में प्रसव लेकर के जाते हैं और वहाँ से खाली हाथ लौट के आते हैं, 1 रुपया नहीं मिलता है। हम टीका कराने जाते हैं, बड़े तबका के लोग जो हैं, जो पैसे वाले हैं, वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, वो हम वंचित हो जाते हैं। ये क्या यहाँ का न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं, पोस्टर पर, बैनर पर। यही बिहार की आशा है जो आज पटना में भी घेराव है, आशा का प्रखंड में भी कहीं कहीं पर घेराव है, कहीं कहीं पर जिला पर घेराव भी है। जो हम लोग को पारिक तोसी जो 1000 को बढ़ा करके 2000 किया गया है, वो न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। और हमारी आशा कार्यकर्ता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अभी 1200 के पॉपुलेशन पर जो काम कर रही थी, वो अभी 150 पर काम करना अति हुआ है। ये हम लोग हल्ला बोलेंगे और सारा काम बाधित करेंगे, नहीं तो हमारा जनसंख्या कम किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको ये डिलीवरी ऑपरेशन और टीकाकरण पर जो बाध्य है वो बात हटाए। हमारा सरकार जो भी करे अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार में मानदेय हम लोग को हो, और नहीं तो हम लोग आगामी चुनाव में हराने का काम करेंगे। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मुजफ्फरपुर जिला कमेटी ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर में 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों खेत मजदूर, महिला, पुरुष और यूनियन कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान ने किया, जबकि संचालन जिला सचिव राम इकबाल राय ने किया। नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से खेत मजदूर वर्ग लगातार उपेक्षित है। रोजगार, जमीन, पेंशन और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी उनकी पहुंच से दूर है। धरना स्थल पर यूनियन ने राज्य से बाहर पलायन कर चुके खेत मजदूरों को वापस लाकर रोजगार देने, रुकी हुई कल्याणकारी योजनाओं को बहाल करने, प्रत्येक परिवार को 10 डिसमल जमीन और पक्का मकान देने, जमींदारी और बिचौलिया शोषण पर रोक लगाने, मनरेगा में साल में 200 दिन का काम 600 रुपये दैनिक मजदूरी तय करने जैसी मांगे उठाई। जो है ये बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के मुजफ्फरपुर इकाई आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रही है अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर। और उसमें जो है पहला है कि जिला के खेत में काम नहीं मिल रहा है और साथ साथ जो मजदूर है उसको काम ना मिलने के कारण पलायन कर रहे हैं। पलायन करने के कारण कि आए दिन दूसरे राज्यों में
आपदा हो रही है, दुर्घटना हो रही है, जिसमें मजदूर मारे जाते हैं, उसकी कोई नहीं। तो मेरी यही खेत मजदूर यूनियन की पहले है रोजगार की व्यवस्था करो, जिससे कि यहाँ से पलायन नहीं हो। जो दूसरे राज्यों में मजदूर मारे जा रहे हैं उसकी कोई नामो निशान नहीं होता, कोई कुछ दिन मीडिया में तो आ जाती है, बाकी हकीकत में उसकी फिर कुछ पूछने वाला नहीं होता है। आगे नहीं होगा तो फिर आगे लड़ाई होगी। आगे 2026 में खेत मजदूर यूनियन पूरे बिहार भर में भूमि आंदोलन चलाने जा रही है। इलेक्शन के बाद 26 में बिहार राज्य खेत मजदूर फिर पुराने अधिक पर पूरे बिहार में भूमिहीनों के लिए भूमि खेत मजदूर का जो है से यह आंदोलन चलेगा। इससे भी तगड़ा आंदोलन चलेगा। इस तरह से जो फाजुल जमीन है, जो बड़े बड़े जमींदारों के पास है, चाहे अधिक के पास है, हम फिर उस पर कब्जा करेंगे। भारत सरकार की प्रति जमीन है उस पर भी हम अधिक करेंगे और भूमिहीनों को बसाएंगे। हम बैठे हुए अपना धरना दिए हैं। हम रहने के साधन नहीं है, पानी पीने के साधन नहीं है। हर गांव में नल जल लग गया। हमको गांव में पैखाना रूम कहते अपने पैसा के बनाइए तो देगा, पैखाना रूम के पैसा ना तो नहीं देगा। कहते अपने अब न लोन के अथी माफ हम 4 दिन से भेल है, वही के पैसा मांगे। हमरा कोनो खेत की पथार है कि हती है 50 घर है, 10 हमरा वही लगन 4 लाइन में नहीं जमीन देते हैं रहने के लिए। कहते सरकार बुलडोजर से गिराइए देगा, ना तो 4 लाइन में से अपन घर हटा लीजिए। हम हटाएगा तो हमको जमीन कहाँ पर जम जाएगा। हम ये अथी बाबा दादा के अथी समय कट गया वही गाँव में, हम कहाँ जाएगा, कहाँ हम भाग के जाएगा। जब सरकार के शरण में आए हैं तो हमको जमीन चाहिए रहने के लिए, बाल बच्चा के लिए, पानी कनी पीछे के लिए नहीं। हमको मांग नहीं पूरा होगा तो वही के लिए तो हम सरकार से लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। हमको भीख में दीजिए, आगे बढ़िए। हमको दुख बीमारी होता है, हम कभी एक्शन में कमाएगा कि बाल बच्चा के पोछेगा कि हम दवा दारू करते। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार की तरफ से सभी बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का व्यापक असर दिखने लगा है। इस योजना को लेकर मुजफ्फरपुर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया और योजना की सफलता का बखान किया। कार्यक्रम में जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब बिजली की कमी नहीं है और यह योजना आम जनता की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। बीजेपी के औराई क्षेत्र से विधायक व पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है, खासकर बिजली के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हुआ है। आज बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 2014 से पहले की स्थिति गंभीर थी, तब बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लगवाना भी मुश्किल था। अब बिजली का कोई अभाव नहीं है। रामसूरत राय ने महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई है और लोगों से एनडीए को वोट देकर सरकार बनवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में 5 फीडर काम कर रहे हैं और 1 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत का नतीजा है। यह योजना बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी राहत लेकर आई है। तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा। 2012 में जब ये घोषणा हुई
तो बिहार के सामने थी एक बड़ी चुनौती। सीमित संपादन, कमजोर आधारभूत संरचना और बिजली वितरण प्रणाली में अनेक कमियां, लेकिन दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक परिवर्तन। बिजली की जर्जर व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया और बिजली को गांव-गांव तक पहुंचा दिया गया। परिणाम स्वरूप तय समय से 2 महीने पहले अक्टूबर 2018 में बिहार के हर घर तक बिजली पहुंची। बिजली उपभोग, पीक लोड और अन्य बिजली के आंकड़ों ने इस बदलाव की पुष्टि की। इसरो के सैटेलाइट से भी पूरे देश में सबसे अधिक जगमगाता बिहार दिखने लगा। ऊर्जा प्रक्षेत्र में हर पैमाने पर व्यापक सुधार के पश्चात अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली की खपत स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें देखते हैं बिजली की खपत बहुत कम है और मेरा बिजली इस बार जो बिल आया है वो बिल्कुल मुफ्त है। मेरा सुनने हैं। बचत आप कैसे की है? कम जलाई है, कम जला है, बर्बाद नहीं करते हैं, उसके बिजली बर्बाद नहीं करते हैं। जब भी काम करते हैं तो लाइट ऑन करते हैं, जब काम क्या हो जाता है तो बंद कर देते हैं लाइट को। इस तरह हम अपने बिजली की बचत की है। मेरा बिजली बिल ये सुनने आया है। आज पड़ोस के उपभोक्ताओं से क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे, जब ज़रूरत हो तो बिजली का उपयोग करेंगे, बेवजह बिजली की खपत ना करें। बचत से आप क्या करेंगे? उस बचत को हम अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे और उस बच्चे से हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कोशिश करेंगे। आप अपने ग्राम समाज सबको विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस बिहार की जनता को आपने लगभग उपभोक्ता जो अभी रिकॉर्ड जो आया है 60 लाख को मुफ्त बिजली हो गया और आने वाले समय में हमको लगता है कि करोड़ों लोग को मुफ्त बिजली होगा, जिसका कारण ये है कि लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस जागरूकता फैला है कि घर में लोग फालतू बिजली जलाते थे। स्मार्ट मीटर के कारण उन्होंने बार बार बंद करने का सिस्टम सीख लिया है, जब कटता है तो बेचैनी बढ़ता है। उसके बाद जो अभी ब्रेडा के थ्रू जो सोलर पैनल के बारे में डीएम साहब बता रहे थे, इसके अलावा कुसुम योजना भी है प्रधानमंत्री जी का, जो ऑलरेडी SBI के थ्रू लोन की प्रक्रिया भी है, सब्सिडी भी है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक का और 5 किलोवाट तक का भी है। बड़े लोग छोटे लोग भी लगा सकते हैं और अधिक उत्पादन होने के बाद वो रिवर्स पावर ग्रिड, नियरेस्ट पावर ग्रिड में चला जाएगा और उसका पैसा भी लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के हित में जो काम किया है, इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता से और की विधानसभा की ओर से उनको बहुत बहुत कोटि कोटि आभार और नमस्कार। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस को SP के माध्यम से शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें पुलिस को 20 सितंबर 2025 को न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करना होगा। यह जानकारी वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मंगलवार को दी। मामला 7 अक्टूबर 2024 को कल्याण ज्वेलर्स के उद्घाटन समारोह से जुड़ा है, जहां फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को आमंत्रित किया गया था। समारोह के लिए जिलाधिकारी ने अनुमति दी थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी के आगमन से शहर के व्यस्ततम क्षेत्र कलमबाग चौक पर शाम 6 से 8 बजे तक भीषण जाम लग गया। इससे आम लोगों को भारी असुविधा हुई। अधिवक्ता ओझा स्वयं इस जाम में फंस गए, जिससे उनका आवश्यक कार्य प्रभावित हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने इसकी शिकायत काजी मोहम्मदपुर थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष शिल्पा शेट्टी, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, ज्वेलर्स के मालिक TM कल्याण और कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण के खिलाफ मामला दर्ज किया। न्यायाधीश ने SSP को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन रिपोर्ट न मिलने पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। क्या कुछ 7/10/24 को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर एक ज्वेलर्स के उद्घाटन में आई हुई थी और उस दरमियान लगभग 2 घंटा कलमबाग रोड चारों तरफ से जाम कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हुई और इतनी भीड़ जुट गई थी कि कोई भी अनहोनी घटना घट सकता था और यह सब प्रशासन के नाक के पीछे हुआ। इसको लेकर के हमने शिल्पा शेट्टी अभिनेत्री के साथ साथ मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत सेन और रमेश कल्याण के साथ साथ TS कल्याण, इन सभी के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा हमने दर्ज कराया था। उस दर्ज मुकदमे में माननीय CM साहब ने KMP थाना अध्यक्ष से थ्रू SP के माध्यम से जांच करके रिपोर्ट की मांग की थी। 3 बार माननीय CM साहब ने यह रिपोर्ट की मांग
करते रहे, लेकिन उनके आदेश को धज्जियां उड़ाने का काम केएमपी प्रभारी ने किया है। आज माननीय सीजीएम साहब ने थ्रू एसपी माने एसपी के माध्यम से केएमपी प्रभारी पर शोकॉज किया है कि आपने कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया, अविलंब रिपोर्ट समर्पित करें और जवाब दें कि आपने अब तक कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी रिपोर्ट समर्पित आपने क्यों नहीं किया है। उसका अगली तिथि 20 सितंबर को दी गई है। कितने तारीख के मामला है ये? यह मामला 7/10/24 की है। हमने 8/10/24 को माननीय सीएम साहब के यहाँ एक मुकदमा आपराधिक इन सभी के विरुद्ध दर्ज कराया था। किन किन लोगों पर कराया गया है? शिल्पा शेट्टी के साथ साथ मुजफ्फरपुर के जो डीएम है सुब्रत सेन और रमेश कल्याण जो ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ टीएस कल्याण जो ज्वेलर्स के मालिक हैं, इन सभी के विरुद्ध यह आपराधिक मुकदमा हमने दर्ज कराया था। मुजफ्फरपुर के डीएम के खिलाफ ही? हाँ, इसलिए हमने किया था कि पूरा प्रशासन इनके अंदर में, और आपको आश्चर्य होगा जब उसका विजुअल आप देखेंगे कि जो कलमबाग के ऊपर लाल बत्ती लगा हुआ है उसको बेजाबता बंद कर दिया गया था और फोर्स आगे और पीछे चारों तरफ रोड को बंद करके जाम करके और उस कार्यक्रम को सड़क पर ही कराया गया, जबकि सड़क आने जाने के लिए है, सड़क पर कोई कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए थी और कोई अनुमति भी नहीं दी गई थी, और दी भी गई थी तो वह गलत है, क्योंकि सड़क पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और अगर इस तरह का कार्यक्रम कभी हुआ करता है, कोई बड़े वीवीआईपी आते हैं तो पहले से सूचना दी जाती है आम जनता को कि अमुक अमुक सड़क जो है वह फलाने कार्य से बाधित किया गया है, आप फलाने सड़क के माध्यम से अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की भी कोई सूचना किसी आम पब्लिक को नहीं दी गई थी। लगातार देखा जाता है मुजफ्फरपुर में जो है ऐसी घटनाएं होती रहती है कि कोई बड़े लोग जब आते हैं तो रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, आम जनों को काफ़ी परेशानी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की बात आप सही कहे हैं कि इस तरह का लगातार कार्यक्रम हो रहा है और यह देखना प्रशासन का काम है और प्रशासन मुखदर्शक बनी रहती है। बीईओ प्रेम कुमार शुक्ला ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। शुक्ला के औचक निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने जैसे ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय कथौलिया में छात्रों के अभिभावक विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रशासन की शिकायतों की झड़ी लगा दी। ग्रामीणों ने बीईओ को बताया कि शिक्षक उपस्थिति बना गायब हो जाते हैं और पुनः 4 बजे विद्यालय पहुंच ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आउट होकर चले जाते हैं। कभी स्कूल में ठहर गए तो मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और 11 बजे लंच पर बैठ जाते हैं। शिकायत पर एचएम भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। ग्रामीणों की शिकायत सुन बीईओ ने एचएम दिलीप कुमार को चेताया और कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति होने पर दोषी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम मध्य विद्यालय बिल्हिमा बाजार गए हुए थे, है ना, जहाँ विद्यालय का औचक निरीक्षण मैंने किया। वहाँ पहले कैंपस को मैंने देखा, साफ़ सुथरा, सफाई बहुत अच्छा था और बच्चे जो थे अपने क्लास रूम में मैंने अनुशासित ढंग से पढ़ रहे थे। टीचर भी वर्ग में उपस्थित थे और शिक्षक जो वहाँ हैं 16 शिक्षक में 14 शिक्षक जो है उपस्थित थे, 2 शिक्षक सीएल में थे, है ना, और सारी व्यवस्थाओं को हमने वहाँ सही पाया। कोई हमको शिकायत वहाँ नहीं। अहिरौलिया में क्या पाया? अहिरौलिया में भी वही था। मैंने वहाँ एक शिक्षक जो बीएलओ में कार्य थे, तो 3-4 शिक्षक थे जो उपस्थित थे और पठन कल्चर था। थोड़ा सा सफाई के बारे में वहाँ कम देखा, तो हम सब प्रधान प्रभारी को हिदायत किया कि भाई सफाई भर दें। शौचालय का भी जाँच किया, शौचालय को भी देखा थोड़ा सा गंदा था, उनको हमने हिदायत दे दिया कि साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए, है ना, फिर आइंदे से आएंगे तो इस पर आगे कार्रवाई होगी। और बच्चे जो है मध्याह्न भोजन का भी देखे, मध्याह्न भोजन सुचारू चल रहा, मेनू के हिसाब से था, है ना। थोड़ा सा मैट उठ का प्रॉब्लम था, बैठा नहीं था बच्चा, तो हमने कहा कि मैट ऊपर बच्चे को बिठा कर खाना खिलाइए, है ना। तो ये सब। और कथौलिया में क्या हुआ? कथौलिया में भी गए तो वहाँ भी थोड़ा प्रभारी जो थे वो बीएलओ के कार्य में थे, तो रजिस्टर को हमने मांगा तो सब भी रजिस्टर को हम लोग उपलब्ध नहीं कराया और सब मैंने बच्चे थे, मैंने लंच का समय था, उसी समय गए हुए थे। वहाँ से पब्लिक का भी कुछ शिकायत होने की बात सामने पब्लिक के शिकायत की कि यहाँ शिक्षक जो आते हैं पढ़ाते नहीं, आने के लिए आ जाते हैं लेकिन शिकायत इनके अटेंडेंस बनाते हैं और चले जाते हैं। तो हमने तहकीकात किया, है ना, तो शिक्षक तो कहा कि नहीं सर हम लोग तो पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि पब्लिक थी तो बात माननी पड़ी। हमने हिदायत किया कि भाई आइंदे से ऐसी कोई बात अगर आती है तो कार्रवाई हो जाएगी, ऐसी शिकायत हमको नहीं मिलनी चाहिए। तो कहा, सब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई शिकायत है ही नहीं।
पब्लिक को उन्होंने समझा कि ठीक है, इस बात अगर कोई बात आगे कोई शिकायत होता है उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अग्रहरि वैश्य समाज की कोर कमेटी का गठन मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की चौक स्थित निषाद सभागार में आयोजित किया गया। यह आयोजन समाज के अध्यक्ष रमेश प्रसाद के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। मंच का संचालन विकास गुप्ता ने बखूबी किया। इस अवसर पर अग्रहरि वैश्य समाज के सैकड़ों लोग उत्साहपूर्वक उपस्थित थे। अध्यक्ष रमेश प्रसाद ने कोर कमेटी का गठन किया, जिसमें बिट्टू कुमार को महामंत्री के रूप में चुना गया। संरक्षक के रूप में रणवीर, अभिमन्यु, देवीलाल, राकेश रंजन, चितरंजन, डॉक्टर रवि रंजन, अश्विनी गुप्ता और पवन गुप्ता को नियुक्त किया गया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रकाश कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश अग्रहरि, ओंकार प्रसाद, राजकिशोर गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, छेदीलाल गुप्ता, शिवपूजन कन्हाई, राजकुमार गुप्ता, लाल बाबू गुप्ता, गरीबनाथ गुप्ता और हरिओम अग्रहरि को शामिल किया गया। वहीं मंत्री पदों पर किशन मोहन, राजकुमार, राजन गुप्ता, रंजीत कुमार, प्रकाश लाल, संतोष कुमार, सौरभ गुप्ता, सूरज गुप्ता, दीपक गुप्ता और बम गुप्ता को चुना गया। यह गठन समाज के उत्थान और संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने समाज के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। आज अग्रहरि वैश्य समाज जिला मुजफ्फरपुर का बैठक हुआ निषाद सभागार में, जिसमें महामंत्री, संरक्षक, उपाध्यक्ष, मंत्री, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा का संगठन का कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक में हमारे रणवीर और अभिमन्यु जी, देवीलाल जी, चितरंजन जी, उसके बाद चितरंजन जी, फिर पवन जी और एक दो आदमी और हैं जिनका नाम भूल रहे हैं। कमेटी में टोटल कितने लोग? कोर कमेटी में टोटल लगभग 35 लोग हैं। संगठन का किस तरह का कार्य है? संगठन का कार्य हमारा मुजफ्फरपुर में क्या है कि थोड़ा 4-5 साल से शिथिल पड़ गई थी, तो उस चीज़ को आगे के लिए खड़ा करना है, सबको एकता संगठित करके, और इसमें हम लोग को अति पिछड़ी जाति में लाना है। और इसमें हमारे 22% मुजफ्फरपुर में संख्या है, जो अति पिछड़ी जाति में हम लोग को अग्रहरि वैश्य समाज को लाकर और सरकार से मांग करेंगे कि भैया अति पिछड़ी जाति में लाया जाए, ताकि इसमें इस जाति का संख्या में बहुत गरीब गुरबे के लोग हैं। इसमें कुछ लोग हैं बहुत मतलब हैंड टू माउथ वाले हैं, जो कमाते हैं खाते हैं, तो उनको कम से कम सरकार सुविधा दे। हर चीज़ में, सरकारी नौकरी में कोई चीज़ में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर संसद तक। अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में दरभंगा जिले में एक पुत्री द्वारा प्रेम विवाह करने पर उसके पिता द्वारा पति की हत्या के मामले में दोषी को कठोर सजा की मांग को लेकर मोती झील से कल्याणी चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसके बाद सभा आयोजित हुई। जिला सचिव कंचन कुमारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह हृदय विदारक घटना समाज के लिए कलंक है। प्रेम विवाह के बाद पुत्री के पिता ने उसके पति को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, जो प्रेम, वैवाहिक गरिमा और मानवीय संवेदनाओं पर क्रूर प्रहार है। यह घटना रूढ़िवादी सोच, जातिगत संकीर्णता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनन को दर्शाती है। उन्होंने मांग की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120 के तहत दोषी को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संगठन ने प्रशासन और न्यायपालिका से दोषी के खिलाफ त्वरित चार्जशीट दाखिल कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, कठोर दंड सुनिश्चित करना और पीड़ित परिवार को कानूनी और आर्थिक सहायता की मांग की। सभा को सिंधु कुमारी, रूपा कुमारी, गायत्री देवी, कुरेशा खातून, शोभा देवी, रेणु देवी आदि ने भी संबोधित किया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, जिसमें कि तनु छात्रा और छात्र दोनों ने प्रेम विवाह किया बिना गार्जियन को बताए हुए। दोनों इंटरकास्ट मैरिज किया है। इसीलिए उनके पिता, तनु के पिता ने लड़के को हत्या कर दी। तो हम सरकार से ये जो हत्या जो हुई है, यह एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। मानव के अधिकार और स्वतंत्रता का, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, उसका हनन किया गया है। और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि समाज में अभी
भी विवादिता जातीयता से आज भी समाज लैस है। इसका हम विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी को कड़ा से कड़ी सजा दिया जाए और पीड़ित परिवार है उनको कानूनी हर तरह से कानूनी और मुजफ्फरपुर के बनास बैंक चौक स्थित MSKB कॉलेज में चल रहे 5 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह के अंतर्गत मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका उत्साह, ऊर्जा और नवाचार की क्षमता ही देश के विकास की गति तय करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि कौशल विकास, तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता और सामाजिक संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है। उन्होंने छात्राओं से सकारात्मक सोच अपनाने, अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने और महाविद्यालय प्रतिदिन आने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए समाज हित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी रानी, प्रोफेसर लोकमान्य रविंद्र प्रताप, प्रोफेसर मोहम्मद रईस, बरसर ममता वर्मा, डॉक्टर माला, डॉक्टर रूपाली समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दीक्षारंभ कार्यक्रम महिला शिल्प कला भवन में चल रहा है, 5 दिनों का है। आज तीसरा दिन है। आज मुझे भी आमंत्रित किया गया था कि मैं बच्चों को थोड़ा संबोधन दूं, तो मैंने बच्चों को उनके NEP के बारे में बताया, CIA के मार्क्स कैसे होंगे, कैसे डिसिप्लिन ज़रूरी है, कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए विभिन्न मंच NSS, NCC, स्पोर्ट्स या कल्चरल है टीम, उसमें वो कैसे जुड़े और कैसे अपने आप को मोबाइल से थोड़ी दूरी बना करके रखें। इस पर मैंने बच्चों को संबोधन दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उससे पहले मैंने माल्यार्पण किया शांता देवी की मूर्ति को और उससे पहले यहाँ के नए प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी को पौधा भेंट करके और उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। आज का जो दीक्षारंभ कार्यक्रम था उसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर ममता रानी जी थी, जो LNT कॉलेज की प्राचार्य भी है और 2009 में उन्होंने इसी कॉलेज से अपना प्रिंसिपल का करियर शुरुआत की थी। उन्होंने बहुत विस्तार में आज के कार्यक्रम के बारे में बताया है। उन्होंने गागर में सागर भर दिया और सारे कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है और लड़कियों को कही है कि गूगल से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें, जो बहुत अच्छी बात है। अनुशासन की पाठ पढ़ाई हैं, हमारी बच्चियां उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत लाभप्रद होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चियों को जो नई शिक्षा नीति 2020 आया है उसमें जो कोर्सेज ऑफ स्टडी है या परीक्षा का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें उनको बता दे जिससे कि उनको आगे परीक्षा देने में या फॉर्म भरने में या और भी एकेडमिक से रिलेटेड कार्य करने में किसी तरह की दिक्कत न हो। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया ने कहा कि हम लोग लंगट सिंह कॉलेज से छाता चौक तक के लिए तिरंगा यात्रा निकालेंगे। छाता चौक से फिर कॉलेज प्रांगण में आकर तिरंगा यात्रा खत्म हुई। इसके माध्यम से हम लोगों ने संदेश दिया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के हित में सभी को काम करना चाहिए। करीब 500 की संख्या में छात्र एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। चूँकि कई क्लास बंद है, यही कारण है कि अधिक संख्या में भीड़ नहीं हो पाई है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हम करते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हमारे देश के जो भी युवा पीढ़ी हैं, कॉलेज के हैं या साथी संबंधी हैं, उनको भारत के प्रति जागरूक करना।
देश प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों को सबसे प्राथमिकता अगर कॉलेज में है तो उनको देश प्रेम के बारे में जानना चाहिए, देश के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए। और ये जो तिरंगा है जो हमारे हाथ में है, आप देख सकते हैं, इसका क्या महत्व है उसके बारे में जागरूक करने के लिए इस रैली को निकाला गया है। साथ ही हमारे जितने साथी और दुश्मन देश हैं उनको ये बताने का एकमात्र जरिया था शांति तरीके से कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, और जब भी भारत देश को ज़रूरत पड़ेगी तो भारत के सभी युवा ने जिनको भी आप देख रहे हैं वे सब भारत के लिए खड़े रहेंगे। इसका मेन पर्पस यही था। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहेंगे? जी बिल्कुल, आगे भी कार्यक्रम इस तरीके के होगी, और भारत देश को जब भी नौजवान और युवाओं की ज़रूरत होगी हम सबसे आगे आपको मिलेंगे। देश पे किसी भी प्रकार की आँच आने पे हम सभी खड़े रहेंगे। एक वक्त का भी हम लोग सोचेंगे नहीं कि हमारा प्राण क्या है, हम अपने प्राण को बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और दुश्मन देश या साथी देश ये भी जान ले कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। अभी जो भी डेड इकोनॉमी की बात चल रही है तो हमारा इकोनॉमी ये है। आज हर घर तिरंगा के अवसर पे हमारे कॉलेज प्रशासन की तरफ से मैडम के आदेश पे हर घर तिरंगा ये यात्रा निकाला गया है। इसके तहत एनसीसी, एनएसएस एवं तमाम विभाग जो भी यहाँ जो भी क्लासेस पीजी और यूजी की क्लासेस चलती है सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। हर डिपार्टमेंट की टीचर्स, फैकल्टी को बुलाया गया था। मैम खुद आई थी और हम लोगों ने एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक के नाते इस हर घर तिरंगे के उपलक्ष्य को अच्छे से मनाया। हमने अपने पूरे कॉलेज कैंपस होते हुए, बगल के चौराहे होते हुए हमने शहर के लोगों को इस चीज़ के बारे में रूबरू कराया। यहाँ पे तमाम एनसीसी कैडेट आप लोग देख सकते हैं एवं एनएसएस के कैडेट्स मौजूद हैं। हम लोग एक वर्दी में हैं, एनसीसी वाले वर्दी, तो ये हम लोग की जिम्मेवारी है। हम लोग इस झंडे के अधीन हैं। हम लोगों को सभी इस हर घर तिरंगे का कहने का मतलब हुआ कि इस तिरंगे के नीचे जो भी लोग हैं सभी बराबर है, सभी भाई बहन है। यहाँ तिरंगा ये नहीं मानता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तिरंगे के सामने जब हम आएंगे तो सभी एक बराबर है, सभी भाई हैं, सभी बहन हैं। बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस त्यौहार को मनाया। और इस त्यौहार को मनाते हुए मैं कैडेट प्रियांशु मिश्रा यह शपथ लेता हूँ कि हम लोग सभी को एक ही नज़र से देखेंगे, किसी को दूसरे नज़र से नहीं देखेंगे। सभी भाई है, सभी बंधु है, सभी बराबर है। कितना खुशी मिल रहा है? आज हमें बहुत खुशी मिल रही है। हमारे एलएस कॉलेज के प्रांगण में आज हमारे प्रिंसिपल मैडम के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक मुहिम की जो शुरुआत की गई थी हर घर तिरंगा, उसी का एक कार्यक्रम किया गया था हमारे एलएस कॉलेज में, जिनमें हम सभी छात्र छात्राओं ने आज भाग लिया। और बड़े गर्व के साथ आज हमने अपने तिरंगे को हर घर फहराया है। और हम अपने दोस्तों साथियों से भी अपील कर रहे हैं कि वो हर घर एक तिरंगा लहराए, जिससे कि हमारे देश का गर्व और गर्व से ऊंचा हो। कितने आप लोग के क्लासमेट आज इन्वॉल्व हुए हैं? आज हम लोग के क्लास के लगभग 20-30 छात्र थे और सभी सेमेस्टर के छात्र थे। एनसीसी के भी कुछ छात्र थे और हमारे सारे दूसरे जो युवा हैं उनको क्या संदेश रहेगा? नहीं, ये देश के लिए गर्व की बात है और हमें इस चीज़ को दिखाना चाहिए। हमें और भी अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इन चीज़ों में से हमारे जो बॉर्डर पे खड़े सैनिक हैं उनका एक उत्साह और उमंग बढ़ता है और इससे हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके भी आत्मा को शांति मिलती है। क्या नाम निकाला गया है? जी हाँ, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत लंगड़सी कॉलेज से भी एक बच्चों ने जुलूस निकाला है, जिसमें कि सभी शिक्षक कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी सभी शामिल हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ शामिल हुए हैं। और हम लोगों ने जो यह जुलूस निकाला है वह यहाँ लंगड़सी जी की प्रतिमा के बाद में से निकलते हुए छाता चौक तक जाएगा और वहाँ से लौट करके आएगा। तो यह एक संदेश हम लोग समाज में लोगों को दे रहे हैं कि तिरंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका सम्मान करना हमारा मौलिक अधिकार है। इसी संदेश को हम लोग कितने की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे? लगभग 500 के संख्या में भी बच्चे रहे होंगे। बहुत सारे क्लासेस अभी सस्पेंड है, नहीं तो मुझे मालूम है और यह आशा है कि आगे यह संख्या और भी कार्यक्रम में बढ़ेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6.
skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.